बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शमैसा रहमान और आप देख रहे हैं तज्जिया। इस दुनिया में जिस भी मुल्क को अपना आप को मनवाना है या अपने आप को एक स्टैंडिंग पे लाना है, उस मुल्क के लिए लाजमी तौर पे ये ज़रूरी है कि उसकी खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाब रहे। खारजा पॉलिसी और डिप्लोमेसी दो ऐसी चीज़ें हैं जो आज के दौर में किसी भी मुल्क का स्टांस डिफाइन कर सकती हैं, और इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ये है कि हम किन सफीरों को किन ममालिक में अपॉइंट करें। इसके साथ साथ एक और जो फैक्ट हमारे सामने है वो ये है कि अब पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आने वाली है, और कीपिंग इन माइंड कि जो भी माजी की हुकूमत ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज की बात कर रही हूँ, जिनको सफीर बनाया था अकॉर्डिंग टू ऑल लीगैलिटीज, उनको नई हुकूमत जब आएगी उससे पहले रेजिग्नेशन दे देनी चाहिए। मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 21 ऐसी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई थी जो कि अब मॉरली एंड लीगली इनको या तो चेंज कर दिया जाएगा या तो फिर इट इज़ अ मॉरल ऑब्लिगेशन इन सफीरों का कि अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दें ताकि आने वाली हुकूमत खुद ये डिसाइड करे। इस पर गुफ्तगू करेंगे बिकॉज अहम सवाल ये उठता है कि क्या वाकईतन पॉलिटिकल अपॉइंटीज करनी चाहिए, या तो फिर जो हमारा एक सिस्टम है जिसके तहत हमारे अपने फॉरेन ऑफिस में से हमारे अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके पास एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, क्या हमारा ज्यादा टिल्ट कुछ पोजीशंस की तरफ, मैं इशारा कर रही हूँ अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरेबिया, कनाडा, इस किस्म के ममालिक, इसमें जो है किस तरह डिसीजन लेना चाहिए। हमें स्टूडियो में आज ज्वाइन कर रही हैं सीनियर IR एक्सपर्ट डॉक्टर खालिदा गौस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज फॉर टेकिंग आउट द टाइम। आई रियलाइज यू आर वेरी बिजी स्केड्यूल। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अतीकुर रहमान साहब, ये एक बिजनेसमैन भी हैं और मईशत पे इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। इनसे हम लोग ये जरूर गुफ्तगू करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ एक हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी भी जुड़ी हुई होती है, तो इसके क्या असर पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। एंड वी आर जॉइंड बाय फॉर्मर एम्बेसडर जमील अहमद साहब। आप अक्सर इनको हमारे शो पे देखते हैं, और जहां तक खारजा पॉलिसी का ताल्लुक है, ऑब्वियसली बिकॉज ही हैज सर्व्ड एज वेल एंड ही इज फ्रॉम दैट सिस्टम जी, जिसका मैंने जिक्र किया, जो हमारा एक कन्वेंशनल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें एक्सपीरियंस के साथ हमारे सफीर जो है उनको अपॉइंट किया जाता है। इनकी राय लेना बड़ा लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। खालिदा साहिबा, आई विल स्टार्ट विद यू। देखिए, इसमें हमारे फॉरेन ऑफिस का भी जो है स्टेटमेंट आया है वेरी क्लियरली, जिसमें ये कहा गया है, डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब ने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रैक्ट नॉन करियर, अब हम बात करें नॉन करियर एम्बेसडर्स आर डीम्ड टू हैव रिजाइंड अनलेस द न्यू गवर्नमेंट डिसाइड्स अदरवाइज। तो इस पे जो है क्या एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है कि वो इमीडिएटली अपने रेजिग्नेशन दे दें, या क्या ये जरूरी है कि जब नई हुकूमत आएगी तब जाके ये मौजू पे गुफ्तगू हो? देखिए, सारी दुनिया में ये चीज होती है कि जब हुकूमत बदलती है या तब्दील होती है तो नॉर्मली जो एम्बेसडर्स होते हैं वो तब्दील होते हैं। और वो उनको अखलाकी तौर पे ये चाहिए कि वो अपने आप जो है वो वहाँ से वापस आके रिपोर्ट करें, और ये तब्दीलियाँ आती हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। अब ये जो आपने अपनी इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कहा था कि प्रोपोर्शनेटली कितना पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं और कितने डिप्लोमेटिक जिसे कहते हैं करियर डिप्लोमेट या अपॉइंट होते हैं, ये सारी दुनिया में ये होता है कि एक छोटा प्रोपोर्शनेटली जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं वो जरूर अपॉइंट होते हैं, मगर प्रीडोमिनेंटली आप ये कह लें कि 80-20 का रेशो होता है। हमने आम तौर पे स्टेट डिपार्टमेंट को भी मैंने विजिट किया एज एन स्कॉलर, और अदरवाइज भी दूसरे पेंटागन को भी विजिट किया, और मुख्तलिफ जगहों पे जब हम यूरोपियन कंट्रीज में भी गए तो मौका मिला और बातचीत भी की, तो हमने आम तौर पे ये देखा है कि 80-20 का रेशो होता है, मगर यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने पाकिस्तान के अंदर उस रेशो को उल्टा होता हुआ देखा है। ठीक, तो जो आपके जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको प्रीडोमिनेंटली जो फॉरेन ऑफिस से जो ट्रेन्ड डिप्लोमेट्स हैं उनकी प्रीडोमिनेंटली
ان کو زیادہ اپوائنٹ ہونا چاہیے، اور جو پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں وہ کم ہونے چاہیے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. یہ آرڈر ریورٹ ہو گیا اور ریورس ہو گیا جسے آپ کہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا سیٹ بیک ہوتا ہے ہمیشہ آپ کی خارجہ پالیسی کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرین نہیں ہوتے ہیں. آپ کے کریئر ڈپلومیٹس جو ہوتے ہیں ان کو ایک ریگرس پروسیس کے تھرو جاتے ہیں، ان کا ڈپلومیسی ہوتی کیا چیز ہے اس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ان کا نو ہاؤ اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر ریجن جو ہوتا ہے وہ چند بریفنگ کے اوپر نہیں ہوتا ہے، ان کے نیگوسیشن اسکلز جو ہوتے ہیں وہ اوور دا نمبر آف ایئرس ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مختلف جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے. آپ نے یہ تو بڑے کلیئرلی کہا کہ پاکستان میں یہ جو ریشو عموماً ہوتا ہے کہ 20% آپ کے پولیٹیکل اپوائنٹیز، پاکستان میں یہ ریشو الٹ ہو جاتا ہے عام طور پہ. لیکن پوری دنیا میں اگر ہم لوگ امریکہ کو بھی دیکھیں، برطانیہ کو بھی دیکھیں، وہاں پہ یہ جو 20% بھی گنجائش رکھی جاتی ہے کہ پولیٹیکل اپوائنٹیز جو ہیں ان کو سفیر لگایا جائے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے، ہر حکومت میں جب ایک پولیٹیکل پارٹی آتی ہے تو وہ اپنے نمائندوں کا کہیں نہ کہیں مطمئن کرنے کے لیے وہ لے کے جاتی ہے، اور ہر حکومت کے اندر کوئی نہ کوئی کچھ لوگ ایسی ایکسپرٹیز بیٹھی ہوتی ہے جس کے اندر وہ اتنی معلومات، اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ ان کو استعمال کرنا چاہتی ہے. تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، مگر اگر صرف مطمئن کرنے کے لیے اور ان کو صرف بخشنے کے لیے آپ ویئرڈ اپوائنٹمنٹس کرنے لگے تو وہ انصاف اور جسٹس نہیں ہوتا ہے ملک کے لیے. اس کا اب ہم دیکھیے نا، جب آپ کسی بھی باہر اسٹیشن میں اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں اس میں کمرشل، ٹریڈ، ڈیفنس اٹیشیز، یہ سارے کے سارے مختلف یونٹس ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کرتے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ایمبیسڈر صاحب بیٹھے بھی ہیں، تو اس میں آپ مختلف لوگوں کو بھیجتے ہوتے ہیں. اب ایز اے ڈیفنس اٹیشی آپ کسی اس نمائندے کو بھیجیں، بات الگ ہے، مگر اگر کسی ریٹائرڈ جنرل کو آپ I'm sorry for saying it، اگر آپ فل فلیجڈ ایمبیسڈر بنا کے بھیجتے ہیں تو بہت سے سوال بن کے نکلتے ہیں. تو آئی تھنک ریشنلائز کرنا چاہیے کہ آپ کس حیثیت سے اور کیا نمائندگی کے لیے کس چیز کو بھیج رہے. مگر جو آپ کا سوال ہے کہ آیا پولیٹیکل نامینی کو بھیجنا چاہیے اور کیوں بھیجتے ہیں، تو یہ ریلیونٹ ایکسپرٹیز جو آپ کے ملک کے اندر بیٹھی ہوتی ہے، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ اس کو استعمال نہیں کریں. پروپورشنیٹلی اگر آپ کے ملک کے اندر بیٹھی ہے اور اگر آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ ضرور بھیجیں. مگر جو مین ممالک ہوتے ہیں جہاں پہ کشیدگی ہوتی ہے یا بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، وہاں پہ عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہاں پہ کیریئر ڈپلومیٹسی کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. میرا جو دوسرا سوال ہوتا ہے، پاکستان میں ہمیشہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں سفیروں کی اپوائنٹمنٹ کی تو ہمارے دماغ میں کچھ کرٹیکل ممالک ضرور آتے ہیں. ان میں سے امریکہ ایک ہے، ان میں سے UK ایک ہے، سعودی عربیہ از آلسو another country like that. ان ممالک میں کہا جاتا ہے کہ شروع سے، یہ ابھی کی بات نہیں ہے لیکن ایک تسل ضرور چل رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کیریئر ڈپلومیٹ کو بھیجیں یا پھر حکومت وقت جس کو وہاں پہ لگانا چاہے ادھر بھیجیں. اور نارملی کنسیشن جمیل صاحب یہ ہوتا ہے کہ دو جگہ جو ہے حکومت کہتی ہے آپ لگا دیں، دو جگہ وہ کہتے ہیں ہم لگا دیں. Am I correct? I think it's mix and match basically. Depending on the government. Depending on the government also. Because دو ایسی اپوائنٹمنٹس ہیں. دیکھیے، ایک جو ہے ہمارے کینیڈا میں سفیر ہیں جن کو 2 سال کی ایکسٹینشن دی گئی ہے اینڈ رائٹ ٹوورڈز دی ٹیل اینڈ. اور ایک جو ہے وہ ہمارے سفیر امریکہ کے ہیں جن کو میرے خیال سے غالباً کچھ دن رہتے تھے حکومت کے جانے میں، جن کو تب وہاں پہ اپوائنٹ کیا. ہم نے 3 چیزوں کا یہاں ذکر کیا. نمبر 1 تو ہم نے یہ ذکر کیا کہ کیا ریشو ہونا چاہیے اور اس کی لیگیلٹی کیا ہے. نمبر 1. Is there a legality to the ratio? Yes. And number two یہ ہے کہ یوٹیلیٹی ان کی کیا ہے. 2 چیزوں پہ اگر ہم دیکھیں ریشو آپ بتائیں لیگل. تو اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے کہ یوٹیلیٹی سے ہی کنیکٹڈ چیز کی اس کا کیا ایکسپیرینس. نا پہلی چیز پہ آ جاتے ہیں لیگیلٹی. جب
नॉन कैरियर डिप्लोमेट्स को अपॉइंट किया जाता है, फिर उसके बाद मैं इसका थोड़ा सा तस्करा कर दूंगा तरीकाकार अपने मुल्क में और बाहर के ममालिक में, तो उनको उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अपॉन द अजम्पशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट यू बी डीम्ड टू हैव रिजाइन्ड। ओके, ठीक, तो वो तो एक मुसम्मम सी बात है, रेजिग्नेशन देने की जरूरत है। आपने कनाडा में ये एक रवायत है कि रेजिग्नेशन फॉरेन एम्बेसडर भेजता है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, मरहूम जमशेद मार्कर नॉन कैरियर डिप्लोमेट थे, लेकिन ही इज नोन टू बी द बेस्ट डिप्लोमेट ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, राइट। और बहुत सी एग्जाम्पल, साहबजादा याकूब बहुत अच्छे डिप्लोमेट हमारे रहे, इसी तरीके से कई और नाम मैं आपको गिनवा सकता हूँ। तो वो होता ये कि हमेशा जैसे ही नई गवर्नमेंट आती थी तो रवायतन वो फॉरन रिजाइन भेजते थे, और उनको फॉरन नई गवर्नमेंट कहती थी नहीं वी आर जस्ट आस्किंग यू टू कंटिन्यू और नया कॉन्ट्रैक्ट भेज देते। तो इस तरह, तो ये थोड़ी उसकी लीगैलिटी की बात आपने कनाडा की मिसाल दी। यस, आई एम वेरी श्योर डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपको बता सकता हूँ। सो सेकंड इज कनाडा की आपने कही 2 साल की बेशक दे दियो 2 साल, जैसे अभी हमने भेजा है ये अली सिद्दीकी को यूएस में, तो उसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देके भेजा। अब गवर्नमेंट चली गई, he is supposed to have, he is deemed to have been resigned, right? जैसी गवर्नमेंट अज्यूम होती है जैसे, तो unless the new government asks कि जी stay there and we are sending you a new contract, तो ये तरीका कार हो गया लीगलिटी का। अब आ जाते हैं कि तरीका कार अपॉइंटमेंट का। दुनिया की जो मिसाल दे रहे हैं डॉक्टर साहब ने मिसाल दी यूएस की, फ्रांस की, जर्मनी की और तमाम ममालिक, तकरीबन ज्यादातर जो बड़े ममालिक हैं अफ्रीकन कंट्रीज को में भी ऐसा है, लेकिन उसकी मैं मिसाल नहीं देता, लेकिन जो काफी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन सारों में यही है। और मैंने जहां जहां जिस स्टेशन पे रहा 9 साल मैंने सफारतकार के तौर पर सफारतकारी के स्टेटस से यूनाइटेड नेशंस में काम किया है, 5 साल मैं सफीर रहा हूँ, जिन स्टेशन पे मैं रहा हूँ मैंने देखा है तकरीबन रेशो यही होता है 20-80। हमारे मुल्क में तो पिछले 20 सालों में मुझे याद नहीं, डॉक्टर साहब बता सकेंगे किस फेज में, तो तकरीबन रेशो यही मेंटेन हुआ है, कभी 2-4 का फर्क हो गया वरना तकरीबन यही है। अच्छा, उस पर क्योंकि कैरियर डिप्लोमेट्स के कैरियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके ग्रेड 22 में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जो वैकेंसीज बजटेड है गवर्नमेंट की, वो बजटेड वैकेंसीज के अगेंस्ट उनकी प्रमोशन तो होती रहती है। ये लोग उस प्रमोशन के सीढ़ी से अलग होते हैं, लिहाजा उनके कैरियर पे देखिए आई वांट टू स्टॉप यू आपने नहीं, बिकॉज आपने एक पॉइंट आपने कहा है कि जो रेशो होता है मोर और लेस इसको मेंटेन किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो क्रिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो ऐसे ममालिक होते हैं जी, उस पे जो है लोग कहते हैं कि इस पे जो है बड़ा एक वो इशू बनता है कि ये जो क्रिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटीज क्यों, इसमें तो आपको एक सीजन लव क्या होता है, सीजन डिप्लोमैट की जरूरत है। वेरी इंटरेस्टिंग सी आपने बात की है और मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ी सी इस तरह वजाहत कर दूं कि आपके नाज़रीन को भी एक अंदाजा हो जाए कि ये मुअम्मा क्या है। मुअम्मा ये है एक आम आदमी के लिए कि हम 19वीं सदी के आलात से 21वीं सदी के चैलेंजेस को मीट कर रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग अभी 19वीं सदी के खदोखाल पर है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री में हो या किसी और डिपार्टमेंट में हो। अभी भी आप जो बड़ी बड़ी फाइलों पर जिस तरह इजारबंद बांध के लोग लेके चलते हैं, दुनिया में आपको किसी भी वो उसमें वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं मिलता है, रस्सी बांध के और फिर वो फाइल आहिस्ता आहिस्ता एक कवरेज से दूसरे कवरेज लेकिन मैं पेपरलेस एनवायरमेंट में तकरीबन पिछले 17 साल से मैंने काम किया। मुझे इसकी ताबीर अब हमारे मुल्क में जैसे आदमी पूरी तकरीबन पेपरलेस हो गई है, इन्होंने भी कोई काम किया ना, सिविल में नहीं किया। अच्छा, इससे बाद में अगला नुकता आएगा, उस वक्त बात करेंगे कि इसका फॉरेन पॉलिसी पे क्या फर्क पड़ता है। तो आपकी बात कर रही थी और अब आपका जवाब आता है यहाँ कि क्रिटिकल कंट्रीज की पहले तो हम यहाँ सारे बैठे हुए हैं, बाद में मजीद गुफ्तगू में भी देखेंगे क्रिटिकल कंट्रीज के आजकल तकाजे क्या है 21वीं सदी में। 21वीं सदी में जो चैलेंजेस हैं क्रिटिकल कंट्रीज के, और खासतौर पर हम जैसे मुल्क फर्ज करें, यूएस की मिसाल ले लें, चाइना की मिसाल ले लें, इंडिया की मिसाल ले लें। हमारे लिए चाइना इकोनॉमिकली क्रिटिकल है, इंडिया हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल है, अफगानिस्तान यूएस हमारे लिए फ्रॉम बोथ एंगल क्रिटिकल है। तो वहां हमारे पहले तो ये हिसाब कर ले आज, ताकि लोगों को भी क्लियर हो जाए कि क्या हमारे कैरियर डिप्लोमेट्स को इतनी सीजनिंग, वो अपने सेल्फ ग्रूमिंग तो करते रहते हैं, लेकिन जो हमारे इस वक्त कैरिकुलम है उसके तहत किसी स्ट्रक्चर्ड वे में उनको मुसलसल 21वीं सदी के तकाज़ों को पूरा करने के लिए हमारे मुल्क में मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 5-5 साल में 4-5 चिट्ठी बड़ी मुश्किल से आती है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर।
पब्लिक डिप्लोमेसी पर एक साल में तो एक चिट्ठी आ गई हमारे पास, ठीक। कश्मीर के मामले पर जो पब्लिक डिप्लोमेसी और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत हमें मसला हल करना था, साल में एक चिट्ठी आती है। तो हमारी तो हम उस स्टेज पे खड़े हैं क्योंकि हम अपने मुल्क के हवाले से बात कर रहे हैं। तो अब इसका फाइनल आप इसका सुन ले डायमेंशन क्या है। फाइनल डायमेंशन इसका ये है कि इस वक्त जो फ्रांस, जर्मनी, यूएस, यूके जो अपनी सफीर भेजते हैं क्रिटिकल कंट्रीज में, नॉन कैरियर पर भेजते हैं। हमारे पाकिस्तान में ऑल्सन के अलावा तकरीबन पिछले 3-4 जो हमारे आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कंट्रीज है अमेरिका के लिए। इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कंट्रीज सो फार एज अमेरिका इज कंसर्न, सो दे हैव बीन सेंडिंग। यूएई में जो ऑल्सो मेरे साथ था, उसके बाद दूसरा आया नॉन कैरियर आया, तीसरा आया नॉन कैरियर आया। तो जो क्रिटिकल कंट्रीज है, जहाँ की पिवटल कंट्रीज है, पिवटल एंड क्रिटिकल, तो उसमें वो क्यों भेजते हैं। अब हम इसको अपने लिए एग्जामिन करें तो क्यों भेजा जाता है। इसलिए भेजा जाता है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, मैं ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, देखिए मैं सिविल इंटरनेशनल नेशनल सिविल सर्वेंट रहा हूँ 35-36 साल, तो मैं उस साइड को भी समझ गया हूँ, इस साइड को भी जानना मेरा फर्ज बनता है। तो होता ये है कि अगर हमारी एक डगर में रह के एक स्टाइल में काम करके बड़ी टनल किस्म की विजन हो जाती है, तो जो आप बाहर से लेके आते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उसमें वो मल्टी डायमेंशन लेके एक न्यू इन्फ्यूजन होता है। मिसाल के तौर पर अभी आप यूएस की बात कर रहे हैं, चलो यूएई की बात करने जहां मैं रह के आया हूँ, यूएई में इस वक्त हम तो जाते हैं बायलैटरल डिप्लोमेसी करने के लिए, यू एंड अप डूइंग मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी देयर। और मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी इसलिए कि बहुत ज्यादातर बड़े ममालिक जो है मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी कर रहे हैं जी, कि आपका डिप्लोमेट की भी जो कथा कलामी की मांग जी, मैं थोड़ी मुकम्मल करना चाहता हूँ। हाँ, बहुत माजरत, मगर देखिए ये पूरा प्रोसेस भी जो है, और ये हमने सिलेक्शन प्रोसेस के अलावा उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ और उनकी प्रोग्रेशन जो हुआ करती थी, वो हिस्टोरिकली एक बड़ा रिगरस प्रोसेस हुआ करता था। तो ये हमें समझना चाहिए कि पूरी जो, और इसको तो बहुत तहरीर कर लिया गया है, बहुत सी किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर भी जो ये है बड़ा एक रिगरस प्रोसेस हुआ करता था। तो ये नहीं है कि उनको उनकी ग्रोथ के अंदर कोई कमी बेशी हुआ करती थी। ये तो पिछले 10, 15, 20 साल के अंदर जहां आप माशरे की सतह के अंदर रिग्रेशन देखते हैं, जहां आप दूसरे इदारों के अंदर रिग्रेशन और स्टेलमेट देखते हैं, वहां आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी आपने थोड़ी सी रिग्रेशन देख ली होगी, मगर ये चीज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब ये एक और पॉइंट रेज करें, वो कह रहे हैं कि जो जदीद ममालिक भी हैं, अगर हम लोग बात करें अमेरिका की, बताने की, ही इज सेइंग कि इन मुल्कों में ये नजर आता है कि जो क्रिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं। मैं समझ गई हूँ, वो मैं समझ गई, एंड आई इवन पिक्ड अप दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, बट उसके बावजूद दैट डजंट मीन कि बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट। देखिए, अगर वो नॉन करियर डिप्लोमेट्स की अपॉइंटमेंट भी हुई, मगर दैट उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि नॉन रेलेवेंट आदमी अपॉइंट हुआ हो। हमारे केस में क्या हो जाता है कि नॉन रेलेवेंट और जिसकी बिल्कुल नो हाउ ना हो वो जाके अपॉइंट हो जाता है। बस उस प्रोसीजर पे जो बात की थी अपने टीम को बताया थे, तो उसमें एक नुकता ये भी था कि तरीकाकार, उस तरीकेकार में ये बात मैंने बतानी थी। चलिए, अच्छा हो गया ये जिक्र आ गया। तो अभी ये मैं बताना चाहता था, जगह से मैंने छोड़ा था वहीं से मैं शुरू करता हूँ और डॉक्टर साहब की इनपुट भी शामिल कर लेता हूँ उसमें। तो उसमें बेसिकली पहले तो आपने ये तय करना है कि जो हम आज से 25 साल पहले जो हमारे तकाजे थे फॉरेन पॉलिसी की, क्या वही है या अब चेंज हो गए? ठीक है, अगर चेंज हो गए हैं तो हमें उन तकाजों के मुताबिक मैच करना है। ह्यूमन रिसोर्स से जो कि डिप्लोमेट है, जो कि हमारा एम्बेसडर है, अब उन तकाजों से अगर मैच करना है, वो तकाजे क्या है? इस वक्त ये रीजन पूरा सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम रीजन हो गया है। दुनिया के ज्यादातर ममालिक इस रीजन में जो भेज रहे हैं, उस सफीर को भेज रहे हैं जिसका सिक्योरिटी का बैकग्राउंड भी है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो पुलिस का ही हो, मिलिट्री का हो, कोई और, सिक्योरिटी का हो, नॉट नेसेसरली कि करियर वो सिक्योरिटी। और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी प्रायोरिटी 1 पे अमेरिका से लेके बाकी तमाम हमारे अलावा ज्यादातर ममालिक ने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे ज्यादा इस पे जोर दिया है। तो ये क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, और इसलिए भी कि हमने जो डॉक्टर साहब ने रीजन बताई, रिजेक्शन की रीजन बताई, उसकी वजह से हम इन लाइंस पर नहीं कर सकते। आखिरी सेंटेंस सुन ले आपके, हमारे सफीरों को क्रिटिकल कंट्रीज में होना चाहिए। हमारे सफीरों को 3 लफ्ज में अगर मैं बताऊं कि वो जब चले तो लोग देखें, जब वो बात करे तो लोग सुने, जब वो
अपनी बायलैटरल और मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी करे तो अपनी बात मनवाए। इसको कहते हैं डैशिंग, डैजलिंग, और ये जो डिलीवरर हो, उस किस्म का हमें सफीर चाहिए। और उसके लिए आपके पास अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको बहुत कम डैशिंग और डार्जलिंग के अलावा भी, आई एम सॉरी, आई हैव टू से डैशिंग डार्जलिंग तो एक तरफ छोड़ दे, बट कॉम्पिटेंट फॉर द जॉब, टू अंडरस्टैंड। विदाउट कॉम्पिटेंस यू कैन नॉट डू दिस शो. So since you are doing this show, you are doing it very energetic. I do not have to be dazzling or dashing to do this show. मुझे मेरा होमवर्क आना चाहिए, मुझे किस तरह बात करनी आना चाहिए। मेरी if you are not नक्श पे शो नहीं होता, मुझे देश की तरफ जाना है। Diplomat should know what diplomacy is. A diplomat should know what negotiation is. A diplomat should know what conflict resolution skills are. What are the levels? देखिए, टफ स्कूल के अंदर हमारे डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग होती थी। टफ स्कूल के अंदर मैंने भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कोर्स किए हैं। आई नो व्हाट आर द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड। आप बिल्कुल बचा कह रहे हैं, मगर मैं ये कह रही हूँ जो हमारे एक्सपीरियंस पे जाने लगे हैं। एक्सपीरियंस मैं कह रही हूँ कि वो स्किल्स एक डिप्लोमेट के अंदर, खारजा पॉलिसी डिप्लोमेसी, डिप्लोमेट किसे कहते हैं? somebody who knows all of what to say, when to say it, how to say it। और अगर हम लोग वाकई डैशिंग और डैजलिंग के बारे में बात करें तो जिस शख्स में इतनी कॉम्पिटेंस होगी उसमें कॉम्पिटेंट नहीं होता। ब्रेक की तरह जाना ब्रेक। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू कर रहे हैं फॉरेन डिप्लोमेसी के हवाले से, और उसमें एक इशू हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह हमें अपने सफीरों को अपॉइंट करना चाहिए। उसमें बड़ी क्रिटिकल कंपोनेंट है। अतीक साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी, देखिए अभी हम लोग बात करें, हम गोइंग इनटू नेगोशिएशन। मोस्ट लाइकली हम लोग शायद जाना पड़े, हमें, मैं कहने वाली थी कि हम शायद ना जाएं, लेकिन IMF की तरफ हमें जाना पड़े। इस तरह कुछ ऐसे मौके आते हैं जिसपे वाकई अगर आपकी डिप्लोमेसी सही हो उन ममालिक में, IMF इज वेरी क्लोज to what the US has to say। अगर आपकी बैक चैनल डिप्लोमेसी डायलॉग चल रही हो, अगर आपके पास इसलिए कॉम्पिटेंस हो, तो फिर उसमें आपके जो काम होते हैं ना उनमें आसानी आ जाती है। आप एक स्पेस ऐसी क्रिएट कर जाते हैं जिसमें the other party is willing to concede more। तो जहां पे हम लोग पाकिस्तान की मईशत को अपनी डिप्लोमेसी के साथ जोड़ते हैं, हाउ क्रिटिकल इज इट कि जो हमारे नुमाइंदे मुल्कों में अपॉइंट किए जाएं वो कॉम्पिटेंट हों? अच्छा, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसमें आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं काफी पेशेंटली डिप्लोमेट्स को सुन रहा था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इकोनॉमी। वैसे आपने अच्छी डिप्लोमेसी का मुजाहिरा किया, आपने चुप होकर पूरी बात सुनी। बिल्कुल, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ रह गई है और वो करनी जरूरी है, वो ये है कि हमारा जो भी बंदा अपॉइंट होता है, चाहे वो पॉलिटिकली अपॉइंट हो, चाहे वो इकोनॉमिकली अपॉइंट हो, जिस तरह से भी अपॉइंट होता है, उसका पहला टास्क तो ये होना चाहिए, बीइंग अ बिजनेसमैन एंड आई मीन स्पीकिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स, सारी दुनिया में अब डिपेंडेंस जो है वो इकोनॉमिक्स पर है। नाउ नो मोर इकोनॉमिक्स इज एन इकोनॉमिक्स, इट हैज बिकम अ साइंस। नाउ द बेसिस इज, चाहे वो डिप्लोमेट अपॉइंट हो, चाहे कंट्री के रिलेशंस हो,
चाहे किसी तरह भी जाना, आपको अपने आप को डिप्लोमेटिक के साथ साथ इकोनॉमिकली मजबूत करना होगा। ठीक है। आप कितने भी अच्छे डिप्लोमेट हो, अगर आप इकोनॉमिकली मजबूत नहीं है तो आप कंट्री को आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन उसके लिए आपके पास लोग होते हैं who are actually handling the economy। Let me just give you a background of it। देखिए, जो भी अपॉइंट होकर के जाए उसका काम ये होता है कि कंट्री के जो प्रोफाइल है उसको रेज करना। ठीक है। हम लोग एक ऐसे कंट्री हो गए जिसको लोग पता नहीं क्या समझने लगे, नाम कुछ खराब हुआ दुनिया में, इसलिए कि पिछले दिनों हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं थे। ठीक है। अब जब कंट्री का प्रोफाइल इंप्रूव करने की बात आ रही तो उसमें देखना पड़ेगा कि उसको वो बातें पता हो कि कंट्री कहाँ खड़ा है। वो सिर्फ एक ऐसा डिप्लोमेट नहीं हो जो लोगों के साथ मुलाकातें कर रहा है, लंच और डिनर्स पे जा रहा है या रिसेप्शन अटेंड कर रहा है और मुलाकातें कर रहा है। उसको ये पता हो कि मैं अपने मुल्क को इकोनॉमिकली किस तरह से निकालने में मददगार साबित हो सकता हूँ। उसको ये पता हो कि मुल्क के डेफिसिट्स कहाँ पर है, मुल्क के कौन कौन से डेफिसिट्स हैं जो उसको खराब करें, इसके एक्सटर्नल और डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स क्या है, क्या स्टफ है जो उसका। तो एक डिप्लोमेट जो अपॉइंट होता है उसके पास एक हरीकेन टास्क होता है, काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। वो टास्क सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक प्रेजेंटेबल पोजीशन नहीं है, बल्कि उसको ये भी देखना है कि वो क्या ऐसा करे कि वो इकोनॉमिकली इन चीजों को कवर अप कर सके। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है। ट्रेड डेफिसिट क्यों है, उसके रीजन यही है कि हम लोग अपनी इंपोर्ट्स को काफी आगे बढ़ा गए, जो कि $60 बिलियन पे इस वक्त खड़ा, बल्कि बढ़ भी रहा है। अच्छा, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत आहिस्ता बढ़ रही हैं और इतनी आगे नहीं है, तो लिहाजा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट है जो 35 से लेकर $40 बिलियन तक जा चुका है। तो हमें देखना यह है कि हमारे डिप्लोमेट्स को ये काम करना चाहिए, सिर्फ कमर्शियल अटैची का काम नहीं है वो आपकी बात। जी, मैं इसी बात पे मैंने कहा जरा प्रीएम्बल बना लूं, फिर मैं आपको लाऊं इस बात पे। देखिए, उसका काम नहीं है सिर्फ उस कमर्शियल अटैची को सीधा रखना, भी काम इसी एम्बेसडर का है, इसी कॉन्सल जनरल का है। एम्बेसडर तो बड़ा है और कॉन्सल जनरल जो शहरों में है, इनका काम है कि वो इस तरह से डील करें कि इकोनॉमिकली एक रोड मैप तैयार करें कि यार इस कंट्री में हम भेजे गए, हम यहाँ इसके साथ कौन सा ऐसा तरीका करें कि हमारे मुल्क का जो डेफिसिट है वो कम हो और हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो एक सबसे बड़ी बात ये वो ये है कि हम लोग लग्जरीज के ख्वाब देखते हैं, हमारे अंदर इंपोर्ट का ख्वाब बहुत ज्यादा आ गया। देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज में इंपोर्ट बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मुझे बताएं कि हम लोग क्या बना रहे हैं जो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे तो हम लोग इम्पोर्ट की बात करें कि ये करने के लिए हम लोग के पास क्या है जो हम बाकी करने के लिए वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो हम अपनी क्वालिटी के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल, मैं आपको कंपैरिजन देख बता दूं। देखिए, पाकिस्तान बेहतरीन टॉयलेटरीज बनाता है, पाकिस्तान बेहतरीन कन्फेक्शनरी बनाता है। आपको क्या जरूरत है कि आप इम्पोर्टेड बिस्किट्स खरीदें? आपको क्या जरूरत है? ये तो हम लोग डिप्लोमेसी चाहते हैं, ये तो एक बात कुछ ऐसा तरीका डिप्लोमेट को करना चाहिए कि वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करें। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मैं देखिए आपको जो बताना चाहता हूँ ये कि सिर्फ यूरोप और अमेरिका नहीं है हमारी मार्केट, हमारी मार्केट अफ्रीका भी है। तो उस डिप्लोमेट को वो मार्केट से जाकर उसको नए नए तरीके से तलाश करना चाहिए तो किस तरह हमारी प्रोडक्ट्स को पेनिट्रेट करें। और एक चीज बताइए, आपको लगता है कि जो करियर डिप्लोमेट्स है क्या वो बेहतर हैं ऐसी प्रमोशन करने में, या तो फिर जो आप कह रहे हैं कि अप टू डेट होना चाहिए, इकोनॉमी का बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना चाहिए, तो इसमें तो फिर आपकी पॉलिटिकल अपॉइंटीज बेहतर काम करेंगे। बिजनेसमैन एंड एन इकोनॉमिस्ट, एक छोटा सा इख्तिलाफ मुझे होता है कि आप पॉलिटिकली अपॉइंटीज या आप करियर डिप्लोमेट को जाते हैं तो करियर डिप्लोमेट वही है जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब करके दिया। आपको एक ऐसे डिप्लोमेट को अपॉइंट करना चाहिए जो बैंकर हो या बिजनेसमैन हो, जो समझता हो, जिसको नए एवेन्यूज आते हो। उसको डिप्लोमेट बनने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, उसका काम ही यही है कि मुल्क के लिए ज्यादा से ज्यादा उसके प्रोफाइल को रेज करे और नई मार्केट ला करे। आई थिंक वापस इधर आना चाहिए कि कौन करियर डिप्लोमेट किस तरह बन सकता है। द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि किसी को भी जब वो फॉर द फर्स्ट टाइम किसी भी जॉब में जाता है, चाहे वो एक एम्बेसडर की जॉब क्यों ना हो, टू हिट द ग्राउंड रनिंग इज वेरी डिफिकल्ट ऑन द फर्स्ट डे। तो अगर आपको ऐसी क्रिटिकल पोजीशंस पे लगाया जाएगा जहां पे आपने कभी आपके पास आप तो पहले अपने मैन्यूज ही पढ़ के मेरे ख्याल से थक जाएंगे और उसके बाद आप अपना काम शुरू करेंगे। देखिए, आई थिंक वी आर लूजिंग द डिस्कशन टोटली, और हम अपनी अपनी ख्वाहिश पे तो एम्बेसडर्स नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। माजरत के साथ मोहतरम, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, हाँ बहुत, मगर देखिए फॉरेन ऑफिस और एक एम्बेसडर मेरे सामने बैठे हुए, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है बोलने की।
मगर मेरे ख्याल से फॉरेन ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ डेस्क होते हैं, मुख्तलिफ धड़ होते हैं जो कि फीड इन करते होते हैं, जो कि पहुंचाते होते हैं, जो कि फैसिलिटेट करते होते हैं, और अगर नहीं है तो वो होना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि कमी बेशियाँ फॉरेन ऑफिस के अंदर भी मुख्तलिफ लैटिन अमेरिकन डेस्क होना चाहिए, साउथ एशियन डेस्क होना चाहिए, अफ्रीकन डेस्क होना चाहिए, जो कि हमें ज़रूरी नहीं है कि बिजनेसमैन को जाके एक जो हो, मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, अगर कोई इतना बेहतरीन उसका वो भी बैकग्राउंड है वो जाके बैठ गया, मगर ये कि ये फीड इन करते हैं और ये फैसिलिटेट करते हैं और वो मालूमात देते होते हैं। जहाँ तक सवाल, तो ये मेरे एहतराम के साथ इख्तलाफ है, जो करियर डिप्लोमेट है और जो प्रोपोर्शनेटली जितना आपको 20% के अंदर दूसरे रेलेवेंट एक्सपर्ट जा सकते हैं वो जरूर जाएं, मगर खारजा पॉलिसी जो है वो डोमेन फॉरेन ऑफिस का है, करियर डिप्लोमेट्स का है, और इसको मजाक नहीं बनाना चाहिए। इसी का ही सेटबैक आपकी फॉरेन पॉलिसी को हुआ है और मुस्तकबिल में इसको बचाना चाहिए। जो आने वाली हुकूमत है इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। जो आपके जो फीड करते हैं, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, इन चीजों को आप कैसे फीड इन करते हैं? जो सिविलाइज्ड माशरे हैं वो मुस्तफीद होते हैं, रिसर्चर्स से भी मुस्तफीद होते हैं, जो थिंक टैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे भी मुस्तफीद होते हैं, जो आपके खारजा फॉरेन ऑफिस के अंदर डेस्क हैं वो भी फैसिलिटेट करते हैं। ये मुख्तलिफ चीजें हैं, जो फेडरेशन हाउसेज हैं आपके अंदर, वहाँ पे भी यूनिट्स हो गए, वो भी आपके प्रोवाइड करते होते हैं। इसका ये नहीं मतलब है कि एजुकेशन को अगर आपको प्रमोट करना है तो एक एजुकेशनिस्ट को आप कर दे, नहीं, आपकी जो चेयर्स वहाँ पे बनी हुई हैं उनको फीड इन करना चाहिए, वहाँ पे वो फैसिलिटेट करें। इस तरह से सिविलाइज्ड माशरे जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट सप्लीमेंट करते हैं, मगर ये काम फॉरेन ऑफिस का है, फॉरेन ऑफिस को ही करना चाहिए, और इसी तरह इदारे मुस्तहकम होते हैं और अपने आप को कंसोलिडेट करते यहाँ होते पे हैं। जो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, मगर देखिए उसके बाद जो है आपका जीएसपी, आप ये कह रहे, अब देखिए जीएसपी प्लस का जमाना है। हैव यू रीच्ड अ पोटेंशियल? नो। हाउ सैड इज दैट? एसडीजीज का जमाना है। आप तो मोहतरम, आप लोगों की तो एक्सपर्टीज है, मैं तो एकेडमिक्स की दुनिया से या एक पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को हेड करती हूँ। हैव यू रीच्ड एंड एक्सेस्ड ऑल द रीजन्स विच आर देयर? तो इसका क्या है? क्या ये सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी फॉरेन ऑफिस की है? ठीक है, आपके जो अपॉइंटीज वहां पे बैठे हुए, चाहे वो करियर डिप्लोमेट या दूसरे, मगर उसको हमने फीड इन करना है मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी ने, एंड दैट इज हाउ वी स्ट्रेंथन देम। और उनको ये तमीज आना चाहिए कि इनसे बेनिफिट कैसे लें। अगर ये तमीज माशरे के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता है, इसी तरह सारी चीजें अपनी क्रम्बल डाउन करती हैं और वो फॉल अपार्ट करती हैं। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज नॉट एग्जिस्टिंग। ये नहीं होता है कि हर कोई अपने बादशाह सलामत को जाके उसके अंदर बिठा दे और वो अपने अपने धड़ अलग अलग बना दे और हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से एक रिप्रेजेंटेटिव जाके बैठ जाए। जो जिसका एरिया है वो अपने एरिया को रन करे, एंड दैट इंस्टीट्यूशन नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड। आई एम ऑफ दैट पर्टिकुलर ओपिनियन, दे में द जेंटलमैन डिफर फ्रॉम मी। मुझे इससे इजाजत हो तो मैं प्लस कह दूं। देखिए, आपने बिल्कुल वजह फरमाया और आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है इस बारे में, लेकिन अभी देखना सिर्फ ये होगा कि कंट्री की कंडीशन क्या है। अभी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन एक बहुत बुरे हालात पे खड़े, वी आर इनटू अ डिटोरिएटिंग एंड डिवास्टेटिंग सिचुएशन इकोनॉमिकली स्पीकिंग। तो अब जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव कहीं भी जाए तो उसके मसल्स बड़े टाइट होने चाहिए, उसको एक बड़ी मैराथन खेलनी है, और वो मैराथन ये खेलनी है कि किस तरह से भी वो पाकिस्तान के इमेज को जहां आगे बढ़ा रहा है और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को भी आगे लेके जाने में अपना किरदार अदा करे। डॉक्टर साहिबा ने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारे पास स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिसमें जो हमारे एम्बेसडर हों, चाहे वो इकोनॉमिक्स के माहिर हों या ना हों, उनको जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी और बताई जाती है कि आपने इस तरह करना है। तो जरूरी नहीं है करते थे अपने जमाने में, नहीं करते थे जब आप वेन्यू बदले। देखिए, बात सिंपल सी है कि हम जिस गुफ्तगू कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मैं अगर अपना इनपुट दे दूं उसमें,
जो भी हम इस बात कर रहे हैं, अतीक साहब ने बात की, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एम्बेसडर जो है आपका, वो आपके एक्सपोर्ट को तो उसने प्रमोट करना ही करना है ना, ये बात दुरुस्त है। और पाकिस्तान के हालात क्या है, माशी हालात, मिसाल के तौर पर मुल्क का, मैं थोड़ा तकमील कर लूँ अपनी बात की, वो ये है कि उसमें बेसिकली आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी। अगर आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी में बिजनेस कम्युनिटी को इनपुट इतनी महंगी मिल रही है कि वो इंडिया से कॉम्पिटिटिव नहीं है, चाइना से कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो आपने तो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को ठीक करके फॉरेन पॉलिसी पे फीड करना है ना आपने, तो तब जाके आपको मामला, ये पूरा एक मजबूत निजाम है, ये कोहेरेंट निजाम है, जो आप उतने ही मजबूत है बाहर जितने कि आप अंदरूनी तौर पर मजबूत है। तो क्योंकि जीएसपी प्लस की बात कर रही थी डॉक्टर साहबा, जीएसपी प्लस के आप टारगेट्स इसलिए नहीं पूरे कर सके कि आपके बिजनेसमैन बेचारे, उनको आपने ऐसा रगड़ा दिया हुआ है, ऐसी मुसीबत उनको डाली हुई है, सारे इनपुट आपने वहां पहुंचा दिए, उनके जो टैक्स का निजाम है इस तरीके से बना दिया है कि उनको वायबल नहीं हो रहा है। अब वायबल नहीं हो रहा है तो हमने डिप्लोमेसी के जरिए जीएसपी प्लस आपको लेके दे दिया। अब आपकी हालत बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने, हालत आपकी ये है कि आपका ट्रेड डेफिसिट 38 बिलियन तकरीबन 40 तक बताया इन्होंने, और आपका जो इस वक्त फिल फॉर चाहिए, जिस तरह के हमारे सद उमर ने कहा है 12 बिलियन, कम से कम 8 से नीचे, 8.8 से नीचे तो आपका गुजारा नहीं होता है, क्योंकि आपने रीपेमेंट्स करनी है। तीसरी चीज आपकी 2.2 ट्रिलियन रुपीस की आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट है। 2.2 ट्रिलियन इज इजी टू टॉक, बट 1.1 ट्रिलियन का जो आपका है वो 56 आप स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस को जो आप पाल रहे हैं वो है। ऐसी सूरत में ये सही फरमा रहे हैं, और मैं इसी पे अपना नुक्ता जो है जिसको मैं बयान करना चाहता हूं, अब शुरू हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में कि हमारी पूरी स्टेट की, मुमलकत पाकिस्तान के हर सफीर का ये जिम्मा बन जाता है। और जिम्मा कैसे बनता है? पॉलिसी तो बनाए ना, फॉरेन पॉलिसी 4 साल हमारा मिनिस्टर नहीं रहा। देखिए जबीर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, पॉलिसी बननी चाहिए, जिम्मेदारी बन जाती है, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो करियर या नॉन करियर, उसके लिए जरूरी है कि द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अभी क्योंकि जानिए के बाद आपने मुझे 3 नुकते बताए थे, इकोनॉमिक बहुत अच्छी बजट हो रहे हैं, मैं बीच में सिर्फ फिलर दे रहा हूँ, किसका पॉइंट बयान कर लूँ? सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ, वी आर प्रोड्यूसिंग, दे कैन बेनिफिट। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि एम्बेसडर वो हो जो मुल्क के इमेज को रेज करे, रेपुटेशन को रेज करे, जो हमने कोई भी साख है उसको वापस है, लेकिन इसके साथ साथ उसको नो हाउ होनी चाहिए कि वो किस तरह इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करने में मुल्क के लोगों की मदद कर सकता है। ठीक है, बाकी इस गोज विदाउट सेइंग, मैं जो नुक्ता यहाँ बयान करना चाह रहा था कि अ डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी डिसफंक्शनल गवर्नेंस, ये तो हम बहुत सारी डिबेट्स में कर चुके हैं ना कि हमारी गवर्नेंस का फुकदान है, हमारे मुल्क में प्रॉब्लम रही खासतौर पर पिछले 15-20 सालों में। तो अ डिसफंक्शनल गवर्नेंस कैन नॉट गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी। सो जिस तरह मैंने कहा कि डोमेस्टिक आपकी जब तक स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आपकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। अब इस दायरे में रहते हुए और इस गर्दाब में रहते हुए जो हमारे एम्बेसडर्स हैं उनको चैलेंजेस और ज्यादा पड़ जाते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल एयर कैरियर हो या नॉन कैरियर हो। नॉन कैरियर को अगर आपकी नीयत ठीक हो, आपके जो लीडर है मुल्क का, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसकी नीयत ठीक हो तो जिस तरह बाकी मुल्कों में सिलेक्शन होती है उस तरह करें आप। ये क्या मालूम हुआ कि आंख बलते हुए सुबह को आप उठे, आप कहते हैं मेरे चाचे के मामे का पुत्र जो है उसका जो फलाना कजन उसको लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए कमेटी होनी चाहिए, चले पार्लियामेंट्री कमेटी बना लें। कांग्रेस भी तो आफ्टर ऑल ग्रेड करती है ना अपने हर एम्बेसडर को, चाहे कैरियर और नॉन कैरियर एम्बेसडर को ग्रेड करके। सारे जो होते हैं ना वो अपने अपने I remember the first when Shah Mahmood Qureshi साहब was the foreign minister, तो वो जब भी कोई ऐसा अहम डेलीगेशन या उनका अपना जाता था तो वो रेलेवेंट एक्सपर्ट को फॉरेन ऑफिस में बुलाया करते थे। मुझे भी मौका मिला था कई मरतबा वहाँ जाकर अपना इनपुट देने का। तो ये एक सिविलाइज तरीका होता है कि जो रेलेवेंट आप उनसे इनपुट लें और फिर उसके बाद मगर वो काम उसको आगे लेके बढ़ाना फॉरेन ऑफिस का ही है। मार्केटिंग काम वहाँ पे रुक जाता है रेलेवेंट एक्सपर्टीज का। तजर्बे से बताता हूँ एक बात, मेरा ताल्लुक कराची चैम्बर से, हमारे पास डिप्लोमेट्स रेगुलरली विजिट करते हैं।
जो आने वाले डिप्लोमेट्स हैं हमारे यहाँ से, कि अफ्रीकन कंट्रीज के हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के हों, यूरोप के हों, सबके सबका एक ही काम होता है, वो आकर इकोनॉमिक को आगे बढ़ाने के लिए, रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, कि उनका माल किस तरह हमारा ये पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा खरीद सके। और तो इसी तरह हमारे डिप्लोमेट्स को भी चाहिए कि वो किस तरह से जाकर वहां पे ये वाली मेहनत करें कि मुल्क की जो प्रोड्यूस है उसको किस तरह से आगे बढ़ा सकें। कमिंग बैक टू दिस, एक बात कहूँ, जस्ट आई थिंक नॉट इवन 5 seconds, आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि फॉरेन ऑफिस जो है, जो मुख्तलिफ, और मैं बार बार कहती हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे जो चेयर्स है उससे भी बेनिफिट करें। हमारी जहाँ हमारे बेहतरीन चेयर्स हैं और बहुत अहम ममालिक के अंदर है, उनको दोबारा फाल करें, वहाँ पे सही लोगों को बिठा लें, वहाँ से इनपुट वो ले सकते हैं। हमारे एक फॉर्म एम्बेसडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, आई थिंक दे कैन प्ले सच ए क्रूशल रोल, जो आप भी कह रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ जो है ना, तो ये आई थिंक एक और चीज़ उनको करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, कैरेबियन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, SDGs का दौर है, इसको ना छोड़ें। ये खाली अमेरिका, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, ये जो हम एक इसमें सिर्फ अटक के रह गए ना, we need to see beyond these countries also. Africa, big market. Russia is a very big market. And just आप एक दफा ये कर लेंगे ना, आप बहुत फायदे में रह जाएंगे। Coming back to this, because we have very little time left, I want to know कि अब देखिए जो पुरानी हुकूमत की political appointments थी, they stand null and void as of right now. नई हुकूमत आएगी, उसकी मर्जी है वो किसको रिटेन करे, किसको फारिग करे। लेकिन अगर वो नई अपॉइंटमेंट्स करेगी, what should be the systems and the mechanism that is in place अगर 6 political appointees हों? There's no rocket science in it. In fact, there are countries that are already practicing it. We are practicing in all other government departments a selection procedure. सिवाय हमारी foreign office के और भी departments हैं, direct उनको लगा देते हैं. What I'm saying is that our people, those who are picked up by the politicians, that there should be a criteria. This is the basic qualification, this is the basic experience, this international experience required, this economics experience required, so a parameter. Particular what they call the parameter. Based on that parameter, you form a committee, parliamentary committee of kar le, jisme Congress karti hai, and then they are interviewed properly because they already have the credentials. वो गली में से तो उठा के नहीं ले आते इस तरह। एक selection criteria के तहत। ताकि and then it's open. Like in the Congress and other countries, it's open on the media कि this is how the person is being asked questions, this is how the person is being graded. ताकि जब फिर appointment हो फिर लोग question भी ना कर पाएं because ये बातचीत पहले से होगी और public arena में हो। That's how it is. So that we have to follow that mechanism. What we have seen is that here, without a person who is just a graduate has no other experience. यहाँ पे तो हम लोग देखते हैं कि किसी को जो है वो select किया जाता है, काफी अच्छे उस पर बातचीत भी होती है, फिर कहीं ना कहीं से उसको approve भी कर दिया जाता है। बात आखिरी कर लूँ, इससे जुड़ी हुई बात, हमारे यहाँ जो आदमी चाइनीज कोर्स करके आता है, मैं कैरियर डिप्लोमेट्स की बात कर रहा हूँ, चाइनीज या रशियन करके आता है, उसको लगा देते हैं जर्मनी में, जो जर्मनी करके आता है उसको लगा देते हैं सऊदी अरेबिया में। ये पूछ रहे कि कितने आदमी हमारे साथ, तो ये जुल्म है ना। तो हमें पहले अपनी प्रायोरिटीज को, जो हमारे दिए हुए रिसोर्सेज हैं, उसके मुताबिक राइट पर्सन द राइट वे। वी हैव वेरी टैलेंटेड ब्यूरोक्रेट्स एंड द डिप्लोमेट्स, वी हैव टू प्लेस देम एट प्रॉपर प्लेसेस। थैंक यू वेरी मच। और एक ओपन प्रोसेस होना चाहिए अगर हम लोग पोलिटिकल अपॉइंटीज कर रहे हो, और वैसे भी हमें अपने करियर डिप्लोमेट को ऑब्वियसली जो है वो आई थिंक प्रेफरेंस देनी चाहिए ऐसी अपॉइंटमेंट्स में जो वाकई हमारे लिए क्रिटिकल हो। और अगर ये तनकीद है कि हमारे जो फॉरेन ऑफिस है इट इज नॉट अप टू द मार्क एज कम्पेयर टू व्हाट्स हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इससे भी गौर और फिक्र की जरूरत है बिकॉज इट इज वेरी क्रिटिकल। और जरूरी बात है कि देखें द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बहुत ही अहम बात है, बिकॉज अच्छी खारजा पॉलिसी के बगैर कोई भी मुल्क, जैसे मैंने शुरू में कहा था, वो आगे नहीं बढ़ सकता इस दुनिया में। और खारजा पॉलिसी का एक बड़ा क्रिटिकल हिस्सा है वो इंसान, वो शख्स, वो सफीर जो जाके उसकी जो है वो ट्रांसलेशन करता है उस मुल्क में, जो जाके उसी खारजा पॉलिसी को लेके फिर उसके अकॉर्डिंग जो है अपने मुल्क का मौक़िफ़ जो है दूसरे मुल्कों के सामने रखता है। होपफुली इंशाल्लाह हमेशा की तरह यही उम्मीद है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ ही जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज।